नमस्कार। पत्रकारिता और मीडिया इंडस्ट्री के चाल चरित्र को परखने के कार्यक्रम मीडिया वॉच में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुकेश कुमार। दोस्तों, गोदी मीडिया के खिलाफ लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। सुशांत राजपूत के मीडिया कवरेज ने इसे और भी बढ़ा दिया है, लेकिन चैनलों का रवैया बदलने का नाम नहीं ले रहा है। आज मीडिया वॉच में हम उनके इस बर्ताव की पड़ताल करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि फेसबुक और बीजेपी के बीच मिलीभगत का खुलासा हो जाने के बावजूद हमारा मीडिया इस मुद्दे से जुड़े गंभीर प्रश्नों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। इसके अलावा असमिया धारावाहिक बेगम जान पर रोक लगने और हटने की घटना का भी हम विश्लेषण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का मीडिया वॉच। दोस्तों, आम लोगों का गोदी मीडिया के प्रति गुस्सा अब चरम पर पहुंचता जा रहा है। नाराज़गी तो बहुत सालों से पनप रही थी उनके अंदर। ये गुस्सा, ये क्षोभ लगातार बढ़ रहा था, लेकिन सुशांत राजपूत की मौत के बाद जिस तरह से मीडिया ने उसका कवरेज किया, उसने उनको और भी दुखी भी कर दिया है। वो बहुत बुरी तरह से झल्लाए हुए हैं, खींचे हुए हैं और उनका गुस्सा अब चरम पर पहुंच चुका है। गुस्सा चरम पर पहुंचने की कई वजह हैं। एक तो मीडिया पूरी तरह से 24 घंटे सुशांत और रिया चक्रवर्ती में डूबा हुआ है। उसे इससे मतलब नहीं है कि बाकी दुनिया में दूसरी चीज़ें क्या घटित हो रही हैं, लोगों के जीवन किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं, उसकी चिंता उसमें नहीं है। केवल सुशांत और रिया चक्रवर्ती उनके मन में समाये हुए हैं और उसी का वो दिन रात जाप कर रहे हैं। यही नहीं, एक उन्माद किस्म की पत्रकारिता इसमें भर दी गई है। टैबलॉइड जर्नलिज्म इसमें पैदा हो गई है। सनसनीखेज बनाया जा रहा है चीज़ों को। छोटी छोटी डिटेल जिनका कोई मतलब नहीं है वो दिए जा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती घर से निकली, वो वहाँ पहुँची, सुशांत मामले में किसने, कुक ने क्या कहा, ड्राइवर ने क्या कहा, वगैरह वगैरह, जो डिटेल बेकार के हैं, जिनका कोई सेंस नहीं है, मतलब नहीं है, वो सब परोसे जा रहे हैं और बहुत सारी फर्जी जानकारियाँ उसमें भरी जा रही हैं। नई नई कहानियाँ गढ़ी जा रही हैं, झूठी सच्ची कहानियाँ बताई जा रही हैं और इस सब के पीछे पीछे चल रहा है एक राजनीतिक उद्देश्य, राजनीतिक प्रोपेगेंडा, जिसमें महाराष्ट्र सरकार को टारगेट बनाए जाने की कोशिश हो रही है। तो ये पूरा जो मामला है, जिसमें मीडिया ट्रायल भी हो रहा है रिया चक्रवर्ती का या शौविक चक्रवर्ती का, उनके भाई का, उनके परिजनों का, और एक तरफ जो सुशांत के घर वाले हैं उनके उत्तेजनात्मक बयानों को बहुत ही मुखरता के साथ पेश किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा उन्माद के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये सब पूरा माहौल जो है उससे बहुत दुखी हैं दर्शक और गुस्से में हैं और इस गुस्से का इजहार आप देख सकते हैं। आपसी बातचीत में आपको ये सुनने को मिलेगा, लेकिन सोशल मीडिया इससे भरा पड़ा है, जहाँ न्यूज़ चैनलों की लगातार निंदा भत्सना की जा रही है। ये जो गुस्सा है, ये जो परेशानी है न्यूज़ चैनलों के व्यवहार से, ये आपको देश के हर वर्ग में, हर जाति में, हर धर्म में आपको मिल जाएगा। यहाँ ये ऐसा नहीं कि दर्शक ही पीड़ित हैं, बल्कि जो जिनको निशाना बनाया जा रहा है इन चैनलों की तरफ से, वो भी बहुत दुखी हैं। और ये शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस के जो पुराने डीजीपी वगैरह हैं, पुलिस कमिश्नर वगैरह हैं, उन सब ने मिलकर कोर्ट में एक अर्ज़ी दे दी है कि इन चैनलों को रोका जाना चाहिए। इस तरह से जो मुंबई पुलिस की छवि को ख़राब करने पर आमादा हैं, क्योंकि एक उनका राजनीतिक अभियान चल रहा है महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने का, इसलिए उन्होंने मुंबई पुलिस को निशाना बना रखा है। तो ये एक तरफ ये है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है कि चैनलों को रोका जाए, इस तरह से मीडिया ट्रायल ना करें। वो रिया चक्रवर्ती ने भी अपील की थी कि मीडिया ट्रायल उनका नहीं होना चाहिए। तो ये तमाम वातावरण इस तरह का बना दिया है न्यूज़ चैनलों ने, जिनसे जो दर्शक हैं वो परेशान हैं। अब दर्शक ये समझ नहीं पाते हैं, ये तय नहीं कर पाते हैं, उनमें इतनी साक्षरता नहीं है मीडिया के बारे में कि वो किन चैनलों को और किन प्रोग्राम को देखें या न देखें, जिससे वो इस तरह से बच सकते हैं। लेकिन चूँकि हमारे देश में साक्षरता नहीं है, हमारे देश में का जो बौद्धिक स्तर है आम लोगों का वैसा नहीं है जिसमें इस तरह की
सिलेक्शन कर सकें, वो चयन कर सकें। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि उन पर चैनलों पर किसी तरह का एक दबाव डाला जाए, एक नियंत्रण उन पर स्थापित किया जाए, ताकि वो खबरों को तोड़े मरोड़े ना, उन्हें बढ़ा चढ़ाकर न दिखाएं। अब इस दिशा में कोशिश जो संगठन कर सकते थे, वो संगठन लगभग अप्रभावी हो गए हैं, या वहाँ पर ऐसे ही लोग जाकर बैठ गए हैं जो इसी तरह के काम को अच्छा मानते हैं या इस तरह के काम में कोई बुराई नहीं देखते हैं, इस तरह के काम में लगे हुए हैं। तो इन मीडिया संगठनों का कोई औचित्य नहीं रह गया है, ये कोई भूमिका अदा नहीं कर रहे हैं न्यूज़ चैनलों का या पूरे मीडिया का व्यवहार बदलने की दिशा में। न तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसकी जिम्मेदारी पूरे प्रिंट मीडिया के व्यवहार को ठीक करना है, उसके कंटेंट को पर नज़र रखना है, और अगर कहीं कुछ अतिरेक हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो वहाँ वार्निंग देनी है, तो वो वहाँ पर असफल हो रहा है। और यहाँ जो न्यूज़ चैनलों ने अपने आत्मनियंत्रण के नाम से जो संगठन बनाए थे, वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि वो कुछ करते भी हैं तो न्यूज़ चैनल उसकी सुनते नहीं हैं। तो ये पूरा माहौल बन गया है, और इससे जाहिर है कि दर्शकों का दुखी होना स्वाभाविक है, उनमें गुस्सा पैदा होना स्वाभाविक है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई हस्तक्षेप करे, या जो आम नागरिक हैं, जिसे हम सिविल सोसाइटी कहते हैं, वो कोई पहल करे और एकजुट होकर कोई एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाए, एक कोई ऐसी व्यवस्था करे जिसमें इन चैनलों के कंटेंट को मॉनिटर किया जाए, उन्हें वार्न किया जाए, और अगर ज़रूरत पड़े तो दंडित भी किया जाए। क्योंकि चैनलों में उन्माद भी आ रहा है, अब तो गाली गलौज भी आम होती जा रही है, चीखना, चिल्लाना, ड्रामा करना और ख़बरों को तोड़ना मरोड़ना, मेहमानों को आपस में लड़ाना, ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, वो लोगों को बर्दाश्त अब नहीं हो रही, बर्दाश्त से बाहर जा रही हैं। इसलिए एक कोई ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी आना ज़रूरी है जो सरकारी ना हो और जो स्वतंत्र हो, स्वतंत्र ढंग से चैनलों पर काम कर सके, उसका उनके हाथ में इतने अधिकार भी हों। जैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके वो नाम की संस्था है, वो कुछ कर नहीं सकती है, स्ट्रिक्चर पास करती है, उसके आदेश को लोग मानते भी नहीं हैं, सुनते भी नहीं हैं। तो इस तरह से एक बॉडी बनाने की अब ज़रूरत बहुत शिद्दत से महसूस की जा रही है, और इस दिशा में कदम उठाया जाना चाहिए। अन्यथा जिस तरह का गुस्सा लोगों में पैदा हो रहा है, उसके नतीजे भी हम देख रहे हैं कि आए दिन पत्रकार पिटने लगे हैं यहाँ वहाँ। अब ये एंकर तो चूँकि अपने स्टूडियो में रहते हैं, बाहर निकलते नहीं हैं, इसलिए सुरक्षित हैं। अन्यथा अगर ये जनता के बीच पहुंच जाएं तो इनकी भी मॉब लिंचिंग शुरू हो सकती है, इन्हें भी जनता के गुस्से का निशाना बनना पड़ सकता है। तो ऐसी नौबत ना आए जिसमें हिंसा तक बात पहुंचे, इसलिए ज़रूरी है कि कुछ ठोस कदम इस दिशा में उठाए जाने चाहिए। इस हफ्ते फेसबुक ने 2-3 ऐसे काम किए हैं जिनसे और खुलकर सामने आ गया है कि वो किस तरह से भारत में बीजेपी के साथ मिलकर, मोदी सरकार के साथ मिलकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल उनके लिए कर रहा था और इसका फ़ायदा भी उठा रहा था। उसने 2-3 कदम जो उठाए हैं, उनमें से एक ये है कि टी राजा सिंह, जिनके ट्वीट को लेकर चर्चा शुरू हुई थी, बीजेपी के एमएलए हैं और जिन्होंने बहुत ही हिंसक किस्म के ट्वीट किए थे मुसलमानों के बारे में, मस्जिदों के बारे में, उनको हटाने की घोषणा कर दी और टी राजा सिंह को बैन कर दिया फेसबुक के इस्तेमाल से। तो ये जो काम उसे 1.5 साल पहले करना चाहिए था, वो उसने अब किया, और ये करके उसने साबित कर दिया है कि वो गलती कर रहा था। और आँखी दास जो पॉलिसी डायरेक्टर हैं हिंदुस्तान में, उनकी वजह से ये रोका गया था और ये अब बैन लगा दिया गया है। तो एक तो ये बात पूरी तरह से स्थापित करने वाली है कि बीजेपी और फेसबुक के बीच में किस तरह की साठगांठ चल रही थी। दूसरा, फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग ने कहा है कि भारत में जो स्थितियां हैं उसके हिसाब से अब उन्हें कुछ और अरेंजमेंट करने पड़ेंगे ताकि इस तरह की हेट स्पीच को रोका जा सके। तो एक और ये स्वीकारोक्ति है ज़करबर्ग की तरफ से कि उनके कंपनी की तरफ से लापरवाही हो रही थी, या वो मिली भगत के ज़रिए इस तरह की पोस्ट को अनदेखा कर रहे थे और जिसके बहुत ही दुष्परिणाम देखने को मिल रहे थे। अब बीजेपी की ही पोस्ट को, बीजेपी विधायकों, नेताओं की पोस्ट को इस तरह से बख्शा जाना साफ बताता है कि क्या हो रहा था। फिर
एक और रिपोर्ट आई वॉल स्ट्रीट जर्नल की, जिसमें बताया गया कि किस तरह से बीजेपी के कहने पर पेज हटाए गए फेसबुक से और फिर कुछ पेज को रीस्टोर किया गया और उनमें से 2 पेजों को मोनेटाइज भी किया गया, यानी उस पर उनको उनके जो पेज वाले थे उनको कैसे पैसा मिले इसकी भी व्यवस्था फेसबुक से करवाई गई। तो ये एक और चीज़ थी जिसने ये तय कर दिया कि ये बहुत बड़े पैमाने पर मिलीभगत दोनों के बीच में चल रही थी। लेकिन ये जो पूरा मामला है केवल यहीं तक सीमित नहीं है, इससे बहुत गंभीर सवाल, बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं जिन पर हमारा मीडिया बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इस तरह की मिलीभगत हमारे पूरे लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जब कोई विदेशी कंपनी और एक इतना बड़ा माध्यम सोशल मीडिया किसी एक पार्टी के साथ मिलकर दबे छुपे ढंग से पूरी प्रक्रिया को, चुनाव को और राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो जाहिर है कि हमारा लोकतंत्र भी प्रभावित होता है, क्योंकि इसमें सूचनाओं को नियंत्रित किया जा रहा है, सूचनाओं को गढ़ा जा रहा है और किसी एक पार्टी के हक में जो सूचनाएं हैं या जानकारियां हैं या पोस्ट है या कंटेंट है उसको नियंत्रित और रेगुलेट किया जा रहा है। तो ये एक चीज़ है जो बहुत ख़तरनाक होता है और ये तो पहले भी आ चुका है कि चुनाव में मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव अभियान में किस तरह से मदद की, और जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी तब उनके चुनाव अभियान में फेसबुक ने किस तरह से मदद की। 2019 के चुनाव अभियान की सफलता का श्रेय किस तरह से लिया गया। तो ये तमाम चीज़ें बता रही हैं कि चुनाव अभियान में अगर इस तरह से किसी एक मल्टीनेशनल जाइंट दैत्याकार कंपनी इस तरह से हस्तक्षेप करती है, दखल देती है, तो हमारी पूरी चुनावी प्रक्रिया प्रदूषित होती है। और चुनावी प्रक्रिया का प्रदूषित होने का मतलब सीधा सा ये है कि हमारा लोकतंत्र पटरी से उतर रहा है। अब देखिए कि 2016 के अमेरिकी चुनाव में यही हुआ था। रूस ने डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में सोशल मीडिया के ज़रिए हवा बनवाई थी और हिलेरी क्लिंटन को बदनाम करने का अभियान चलाया था, जिसकी वजह से ट्रंप को लाभ मिला और ट्रंप सत्ता में आने में कामयाब रहे। वही चीज़ हिंदुस्तान में भी हुई जब 2019 में सोशल मीडिया ने नरेंद्र मोदी का साथ दिया या 2014 में साथ दिया या गुजरात इलेक्शन में 2012 में साथ किया। तो ये पूरा एक पैटर्न आपको दिखेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी कि किस तरह से फेसबुक किसी पार्टी, किसी सत्तारूढ़ दल के साथ मिलकर काम करता है और चुनाव प्रक्रिया का जो बेजा इस्तेमाल है किसी एक पक्ष में करने के लिए माहौल तैयार करता है। तो ये एक ख़तरनाक प्रवृत्ति है और ये आगे चलकर और बढ़ती जाएगी, क्योंकि सोशल मीडिया जैसे जैसे इसके लोग आदी होते जाएंगे। और एक कंसेप्ट है मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, मतलब एक सहमति का निर्माण मीडिया के ज़रिए किया जाता है और ये निर्माण किया जाता है, सहमति है। ऐसा नहीं है कि सब लोग अपने विवेक से सोचकर बोल रहे हैं कि इस देश के लिए मोदी सबसे अच्छे हैं, बल्कि इस तरह की सहमति मीडिया के उपयोग से कायम की जाती है, बनाई जाती है। लोगों के दिमाग में को ब्रेन वॉश किया जाता है कि ये पार्टी और ये नेता यही सबसे काबिल हैं, यही सबसे सक्षम हैं और इन्हें ही देश का नेतृत्व करना चाहिए। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट की जो थ्योरी है वो यहाँ पर सीधे सीधे लागू होती है। और सोशल मीडिया, ख़ासतौर से फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम हिंदुस्तान में यही करते आ रहे हैं पिछले 7-8 साल से और आने वाले चुनाव में उनकी भूमिका और बढ़ेगी। तो ये बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि ये प्रवृत्ति हमारे पूरे लोकतंत्र को, हमारी संवैधानिक व्यवस्था को, हमारी राजनीतिक तंत्र को पटरी से उतार रहा है और उसे कुछ लोगों के हाथों में नियंत्रित कर रहा है। यानी आप सोचिए, मार्क ज़करबर्ग तय करेगा कि भारत में सरकार किसकी बने, भारत का प्रधानमंत्री कौन हो। आज उसकी साठगांठ बीजेपी से है, मोदी से है, कल को उसकी साठगांठ किसी और पार्टी और किसी और नेता से हो सकती है। अगर उसे इस पार्टी या इस सरकार से मदद न मिली तो दूसरी, जैसे कि
तमाम उद्योगपति करते हैं कि वो उन्हीं पार्टियों को चंदा देते हैं जिनसे उन्हें लाभ होगा, जो उनके लिए उनके हिसाब से नीतियों का निर्माण करेंगे, जो उनको तमाम तरह की सहूलियतें देंगी। तो यही काम अब फेसबुक भी करेगा। दूसरे जो मल्टीनेशनल इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, आगे चलकर वो भी इस तरह के कामों में कुछ खास दलों की मदद करेंगे और उसका फ़ायदा उठाएंगे। तो ये पूरे जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए चुनाव में, उसको ध्वस्त करता है और एक के पक्ष में पूरी स्थिति को झुका देता है, पलड़े को झुका देता है। और ये जाहिर है कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ विश्वासघात है। उसको पटरी से उतारना ही नहीं है, बल्कि उसको ख़त्म कर देना है। क्योंकि ये जो हम लोग ये सोचते हैं कि हम अपने वोटों से सरकार चुन रहे हैं, हम अपना मताधिकार इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, दरअसल हमारे मतों का जो महत्व है वो इससे ख़त्म हो जाता है। क्योंकि एक तरह की कैंपेन पूरे मतदाताओं को बरगलाती है, उनको भ्रम में रखती है और उसके भ्रम में आकर वो वोट करते हैं। इसका मतलब सही व्यक्तियों का चुनाव करने में वो सक्षम नहीं रह पाते हैं और इस वजह से ये एक अलोकतांत्रिक रूप धारण कर लेता है। तो हमारे मीडिया में लेकिन इन बड़े सवालों पर कोई चिंता नहीं की गई, इन पर विचार नहीं किया गया, इन पर ये नहीं कहा गया कि इससे कैसे बचा जाना चाहिए ताकि हमारा देश लोकतांत्रिक बना रहे। जो तानाशाही प्रवृत्तियाँ, जो निरंकुश प्रवृत्तियाँ हावी होती जा रही हैं, वो और मजबूत ना हों। पिछले 5-7 सालों में हिंदू कट्टरपंथी तत्व इतने मजबूत हो गए हैं, उनके संगठन इतने मजबूत हो गए हैं कि वो अब डिक्टेट करने लगे हैं कि हम आप कैसे रहें, क्या खाएं और क्या पिएं, कैसे कपड़े पहने, किस तरह के चीज़ें देखें और किस तरह की चीज़ें न देखें। ये तमाम हमारी जीवन शैली को वो नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो उनके नियमों को, जो उनके डिक्टाट को नहीं मानते हैं, उन्हें वो दंडित करने की कोशिश करते हैं, उन्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं, बल्कि यहाँ तक कि उनकी हत्याएं तक करने तक वो चले जाते हैं। तो ये एक ट्रेंड बड़ी तेज़ी से पूरे हिंदुस्तान में चल पड़ा है। और शुरू में ये ऐसा लग रहा था कि उत्तर और पश्चिमी भारत में है, लेकिन अब इसने पूरे जहाँ ये संगठन पहुँच गए हैं और इनके जो राजनीतिक इनको जो जहाँ संरक्षण मिलने लगा है, यानी जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, वहाँ पर इनके हौसले बुलंद हो गए हैं और वो अपने हिसाब से ये सारे काम कर रहे हैं। अब देखिए कि असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ हिंदू कट्टरपंथी संगठनों ने एक असमिया धारावाहिक था, उसका नाम था बेगम जान। वो वहाँ एक चैनल पे चल रहा था और उसको लेकर हंगामा खड़ा कर दिया और कहा कि ये लव जिहाद दिखा रहा है, इसलिए इसको बैन किया जाना चाहिए। अब वहाँ के गुवाहाटी के जो पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने ये इस पर एक कमेटी बिठा दी 10 लोगों की, पुलिस वालों की, और उन्होंने आनन फानन में फैसला कर दिया कि हाँ, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए और उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन इस पूरे सीरियल में लव जिहाद जैसी कोई चीज़ ही नहीं है और ये बहुत पॉपुलर सीरियल था, लोग देखना चाहते थे, लेकिन इन कट्टरपंथी हिंदुओं के दबाव में उस पर रोक लगा दी। इस सीरियल में क्या था कि एक हिंदू महिला है जो कि सामाजिक भेदभाव से लड़ रही है और उसे एक मुस्लिम युवक का साथ मिलता है। उन दोनों में किसी तरह का कोई शारीरिक संबंध नहीं, कोई प्रेम का संबंध नहीं है, सिवाय मानवीय संबंधों के और कुछ भी नहीं है। वो मदद कर रहा है और इससे परेशान हो गए कि एक मुस्लिम क्यों मदद कर रहा है हिंदू महिला की, वो अगर कोई हिंदू मदद कर रहा होता तब कोई दिक्कत ना होती। तो ये सामाजिक ताने बाने में हमारे जो धर्म हैं, हमारी जो समाज है, धार्मिक समुदाय हैं, वो एक दूसरे से मिले जुलें, एक दूसरे का सहयोग करें, ये एक सकारात्मक दृष्टि होनी चाहिए। लेकिन हमारे ये संगठन जिनकी दृष्टि बहुत संकुचित है, जो रूढ़िवादी हैं, जो कट्टरपंथी हैं और एक धर्म के प्रति ख़ास तरह से द्वेष भाव रखते हैं, बैर भाव रखते हैं, उसके प्रति नफ़रत से भरे हुए हैं, उन्होंने इसके बारे में दुष्प्रचार शुरू कर दिया कि ये सीरियल लव जिहाद को आगे बढ़ाता है, उसका प्रचार करता है। तो उसके
खिलाफ माहौल बना दिया गया, हिंसक माहौल बना दिया गया, और जिसके बाद इसको बैन कर दिया गया। और जब बैन कर दिया गया तो इसके बाद भी ये चीज़ें नहीं रुकी। आप देखिए कि इसकी जो मुख्य नायिका थी उसको बलात्कार की धमकियाँ दी गई, उस पर तेज़ाबी हमले करने की धमकियाँ दी गई, और ताज्जुब की बात यह है कि वहाँ की पुलिस ने उनको किसी तरह का संरक्षण नहीं दिया, उनकी किसी तरह की मदद नहीं की। सोशल मीडिया पर उनको लगातार ट्रोल किया जाता रहा, सरकार ने कुछ नहीं किया। चूँकि सरकार भी उन्हीं हिंदू कट्टरपंथियों की थी, तो उनके संरक्षण में ये सब हो रहा था, तो जाहिर है कि ये रोकने की कोशिश नहीं हुई। अब ये एक बड़ी ही विचित्र परिस्थिति बन गई है कि हमारी तमाम तरह की स्वतंत्रता को इस तरह के संगठन उस पर अंकुश लगा रहे हैं, उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी अभिव्यक्ति, अब ये सीरियल हैं या न्यूज़ है, ये तमाम हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्लेटफॉर्म हैं, तरीके हैं, और ये धारावाहिक भी उसी का एक रूप है जिसमें सामाजिक जो रिश्ते हैं उनको उनके टूटने बनने या व्यक्तिगत रिश्तों के टूटने बनने की कहानियाँ बुनी जाती हैं और दिखाई जाती हैं। और जाहिर है कि उनमें ज़्यादातर का मकसद यही होता है कि लोग आपस में मिले जुले, उनके बीच में दुराव पैदा ना हो, जैसा कि ये बेगम जान में भी हो रहा था। लेकिन ये रास नहीं आ रहा है, क्योंकि जो पॉलिटिक्स है कट्टरपंथी हिंदुत्ववादियों की, वो ये है कि इन दोनों समुदायों को अलग किया जाए। और चूँकि असम में मुस्लिमों की तादाद अच्छी खासी है, इसलिए उनको अलगाव, उनके खिलाफ वैर भाव पैदा करके वोट बैंक खड़ा करना बीजेपी का एक पुराना हथकंडा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े संगठन लगातार इस पर काम करते रहे हैं, और अब वो चूँकि सरकार में हैं इसलिए इस पर और भी ज़्यादा ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं, और वो कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते, बल्कि ऐसे मौके लगातार ढूंढते रहते हैं जिनसे इस दरार को और चौड़ा किया जा सके। तो इसके लिए समाज को एकजुट होना पड़ेगा। असमिया समाज इस तरह का नहीं है जिसमें हिंदू मुस्लिम बैरभाव इतना ज़्यादा हो। ये पिछले 4-5 सालों में जब से ये हिंदुत्ववादी संगठन और ख़ास तौर से बीजेपी और संघ वहाँ सक्रिय हुए हैं, तब से ये बढ़ा है। लेकिन इसे नियंत्रित करने की जिम्मेदारी वहाँ के समझदार लोगों की है, असमिया लोगों की है, जो हमेशा से ज़माने से मुस्लिम समाज के साथ मिलजुल कर रहते आए हैं, और मुसलमान भी पूरे असमिया रंग ढंग में रंग चुके हैं। तो वो उस कल्चर को बचाने की ज़रूरत है, और ये हमारी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और जो दूसरी स्वतंत्रताएं हमें संविधान से मौलिक अधिकारों के रूप में मिली हुई हैं, उनको बचाने की ज़रूरत है। और ये असम में जो कुछ हो रहा है वो बाकी देश में भी हो रहा है। तो ये ज़रूरी है कि बाकी देश भी इस तरह की घटनाओं पर एकजुट हो, इनके खिलाफ एकजुट हो और अभियान छेड़े। तो मित्रों, ये थी आज का हमारा मीडिया वॉच, और उम्मीद है कि आज का ये अंक आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर अभी तक आपने DV लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले शनिवार को मैं फिर हाजिर होऊंगा हफ्ते भर की प्रमुख मीडिया घटनाओं के विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।